आज की इस वीडियो में हम करेंगे विजन आईएएस की तरफ से आने वाले मंथली मैगजीन अगस्त 2025 का चौथा भाग सिक्योरिटी। इस वीडियो में हम सिक्योरिटी के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी। इस मिशन का मकसद है गैरकानूनी तरीके से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों यानी इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या को हल करना। सबसे पहले समझते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स कौन होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो बिना सही दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीजा चोरी छुपे सीमा पार करके देश में आ जाते हैं। सरकार के पास इनकी सही संख्या नहीं है, लेकिन 2016 में बताया गया था कि करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी गैरकानूनी तौर पर भारत में रह रहे हैं। अब देखते हैं इससे क्या समस्याएं पैदा होती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर। कई बार आतंकवादी संगठन ऐसे लोगों को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारी सीमाओं पर पहले ही तस्करी, मानव व्यापार और अन्य अपराध होते हैं। इससे खतरा और बढ़ जाता है। जहां सबसे ज्यादा असर पड़ा है वह है असम और बांग्लादेश सीमा वाले राज्य। यहां आबादी का संतुलन बदल गया है, जिससे असमिया पहचान पर खतरा महसूस किया जा रहा है। सामाजिक और आर्थिक असर। गैरकानूनी प्रवासी स्थानीय नौकरियों पर कब्जा कर लेते हैं, अक्सर कम मजदूरी पर काम करते हैं, जिससे स्थानीय मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित होती है। ये लोग स्वास्थ्य सेवाओं, राशन और अन्य सरकारी योजनाओं पर भी बोझ बढ़ाते हैं। कई बार ये खेती की जमीन और जंगलों पर कब्जा भी कर लेते हैं। सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 लाया गया है, जिससे अधिकारियों को अधिकार मिलता है कि गैरकानूनी प्रवासियों को पकड़कर वापस भेजा जा सके। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी बनाया गया है। 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए भी लागू किया गया था। सीमा पर बाड़बंदी और लाइटिंग की जा रही है। अब तो राडार, सेंसर और ड्रोन जैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हो रहा है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल नाम की अदालतें बनाई गई हैं, जो तय करती हैं कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। आगे क्या करना जरूरी है। सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र को और मजबूत करना होगा। सीमा पर नदी वाले इलाकों में फ्लोटिंग चौकियां और ड्रोन निगरानी की जा सकती है। भारत को एक राष्ट्रीय रेफ्यूजी लॉ की जरूरत है, जिससे असली शरणार्थी और गैरकानूनी मजदूरों में फिट किया जा सके। बांग्लादेश और दूसरे देशों के साथ समझौते करके उनके नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। सभी गैरकानूनी लोगों का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड रखना चाहिए और नागरिकों को राष्ट्रीय पहचान पत्र देना चाहिए। निष्कर्ष, यह हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन समय की मांग है। अगर इसे सही ढंग से लागू किया गया तो सीमा सुरक्षा और समाज दोनों सुरक्षित रहेंगे। तेज फैसले, मजबूत बाड़बंदी और अच्छे अंतर्राष्ट्रीय समझौते ही इसके सफल होने की कुंजी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। इंक्रीज्ड प्राइवेट सेक्टर शेयर इन डिफेंस प्रोडक्शन। हाल ही में रक्षा उत्पादन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 से 25 में निजी क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 23% हो गया है। यह लगातार तीसरा साल है जब निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है। अब सवाल उठता है, ये कैसे संभव हुआ। संस्थागत सुधार। सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया ताकि तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़े और देशी उपकरणों का इस्तेमाल बढ़े। नीतिगत सुधार। 2020 में नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लाया गया, जिसमें घरेलू खरीद को प्राथमिकता दी गई। इससे निजी कंपनियों के लिए बड़े अनुबंधों का रास्ता खुला। एफडीआई नीति को उदार बनाया गया। अब 74% तक ऑटोमेटिक रूट से निवेश हो सकता है और 100% तक सरकार की अनुमति से। इसी से टाटा एयरबस साझेदारी जैसी पहलें हुई। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट्स के तहत 5500 से ज्यादा रक्षा सामान का आयात रोका गया। मतलब अब उन्हें देश के भीतर ही बनाना होगा। मेक इन इंडिया अभियान के जरिए निजी कंपनियों को रक्षा उत्पादन में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। औद्योगिक ढांचा और बजट। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर बनाए गए, जहां कंपनियों को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए सरकार ने 75% आधुनिकीकरण बजट यानी 1.11 लाख करोड़ रुपए भारतीय कंपनियों से ही खरीद के लिए रखा है। नवाचार और आसान व्यापार वातावरण। आईडीएक्स और अदिति जैसी योजनाओं से स्टार्टअप और एमएसएमईज को ड्रोन, एआई और क्वांटम तकनीक जैसे नए हथियार बनाने के लिए ग्रांट दी जा रही है। लाइसेंस प्रक्रिया आसान कर दी गई है। कई रक्षा वस्तुओं का डिलाइसेंस किया गया है और डिजिटल अनुमति प्रणाली लागू की गई है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। भारत अभी भी कई मामलों में पीछे है। रक्षा निर्यात का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा। जैसे हाल ने मलेशिया का एलसीए कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। कई कच्चे माल और हाईटेक पार्ट्स के लिए हम आयात पर निर्भर हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से S-400 की सप्लाई में देरी हुई। ये आयात पर निर्भरता का उदाहरण है। विदेशी कंपनियां अक्सर अपनी तकनीक पूरी तरह साझा नहीं करती, जिससे भारत में उन्नत तकनीक का विकास धीमा पड़ता है। हमारे पास एआई,
हाइपरसोनिक्स, साइबर वॉरफेयर जैसी नई तकनीकों में गहराई की कमी है। रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में चला जाता है, जिससे शोध और आधुनिकीकरण के लिए कम पैसा बचता है। आगे का रास्ता, रक्षा अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाना होगा। विदेशी कंपनियों से केवल खरीदारी नहीं, बल्कि तकनीक साझा करने और संयुक्त उत्पादन की नीति अपनानी होगी। विशेष कौशल वाले इंजीनियर और तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने होंगे। निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए डीपीएसयू और निजी कंपनियों को मिलकर विदेशी कॉन्ट्रैक्ट में भाग लेना चाहिए। स्टार्टअप और एमएसएमईज को लगातार वित्तीय और तकनीकी मदद दी जानी चाहिए। सरकार को डीआरडीओ का फोकस शोध पर रखना चाहिए और निजी क्षेत्र व विश्वविद्यालयों को इसमें जोड़ना चाहिए। निष्कर्ष, आने वाला दशक भारत के लिए बड़ा अवसर है। अब भारत केवल निर्माता नहीं, बल्कि नवोन्मेषक बन सकता है। एआई आधारित हथियारों से लेकर अंतरिक्ष और साइबर रक्षा तक भारत दुनिया की रक्षा तकनीक को नया आकार दे सकता है। अगर हम युवाओं की ऊर्जा, वैश्विक साझेदारियों और स्टार्टअप की शक्ति का सही इस्तेमाल करें, तो भारत रक्षा उत्पादन की वैश्विक श्रृंखला में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इस मैगजीन का 8वां भाग कल्चर की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स या एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। सुदर्शन चक्र मिशन, 15 अगस्त 2025 को हमारे प्रधानमंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की। यह मिशन भारत की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने का एक बड़ा कदम है। इसका नाम भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से प्रेरित है, जो बहुत शक्तिशाली और सटीक हथियार माना जाता है। ठीक वैसे ही यह मिशन हमारी सेना को दुश्मनों के हमलों से बचाने और हमारी ताकत बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इस मिशन का उद्देश्य दुश्मन की रक्षा घुसपैठ को बेअसर करने और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। इसके अतिरिक्त भारतीय वायु सेना प्रोजेक्ट कुशा पर तेजी से प्रगति के लिए दबाव बना रही है, जो डीआरडीओ के नेतृत्व में एक लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली विकसित करने की एक स्वदेशी पहल है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले, यह मिशन भारत की रक्षा को और मजबूत करेगा। यह एक मल्टीलेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, यानी कई परतों वाला सुरक्षा कवच। इसका मतलब है कि अगर कोई दुश्मन हमला करेगा, तो हम उसे हवा में ही रोक सकते हैं। दूसरा, यह हमारी आक्रामक क्षमता को भी बढ़ाएगा, ताकि हम जरूरत पड़ने पर सटीक और तेज जवाब दे सकें। यह सब हमारी सेना को और ताकतवर बनाएगा। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? इस मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रोजेक्ट कुशा। इसे डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिलकर बना रहे हैं। इसका लक्ष्य है एक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाना, जिसे हम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या LRSAM कहते हैं। यह मिसाइल 2028 से 2029 तक तैयार हो जाएगी। यह मिसाइल इतनी खास होगी कि यह दूर से ही दुश्मन के विमानों या मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। मिशन की खासियतें क्या हैं? उन्नत तकनीक। इस मिशन में आधुनिक निगरानी, साइबर सुरक्षा और भौतिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को एक साथ जोड़ा जाएगा। सटीक हमला, यह सिस्टम बहुत सटीक होगा, यानी यह बिल्कुल निशाने पर वार करेगा। स्वदेशी तकनीक, यह पूरी तरह भारत में बनेगी। इसे बनाने से लेकर इस्तेमाल तक सब कुछ हमारा होगा। हवाई श्रेष्ठता, यह हमारे सैनिकों को जमीन पर सुरक्षा कवच देगा। डर का प्रभाव, यह दुश्मनों के लिए एक चेतावनी होगा कि भारत किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। आत्मनिर्भरता, यह मिशन भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। निष्कर्ष, सुदर्शन चक्र मिशन भारत की सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक तकनीक का एक शानदार मेल है। यह मिशन न केवल हमारी रक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाएगा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। यह हमें आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाएगा। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की पहली सफल उड़ान परीक्षण। IADWS क्या है? 23 अगस्त 2025 को डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के तट पर IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। यह एक मल्टीलेयर्ड यानी कई परतों वाला हवाई रक्षा सिस्टम है, जो भारत की सुरक्षा को और मजबूत करेगा। इस परीक्षण में 3 अलग अलग लक्ष्यों, 2 हाई स्पीड फिक्स्ड विंग ड्रोन और 1 मल्टीकॉप्टर ड्रोन को अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर सटीकता से नष्ट किया गया। यह उपलब्धि सुदर्शन चक्र मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। IADWS के प्रमुख हिस्से क्या हैं? यह सिस्टम 3 स्वदेशी तकनीकों का मेल है, जो इसे खास बनाती हैं। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, इसे डीआरडीओ ने बनाया है। यह 5 से 30 किलोमीटर की दूरी तक हवाई हमलों से बख्तरबंद गाड़ियों की रक्षा करता है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म पर काम करता है, यानी चलते फिरते भी हवाई रक्षा दे सकता है। एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसे रिसर्च सेंटर इमारत ने विकसित किया है। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों जैसे ड्रोन या हेलीकॉप्टर को नष्ट करता है। हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, इसे सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज ने बनाया है।
यह लेजर बीम का उपयोग करता है जो प्रकाश की गति से लक्ष्य को नष्ट कर सकता है। यह इतना शक्तिशाली है कि लक्ष्य को काट देता है या उसकी संरचना को नुकसान पहुंचाता है। कमांड सेंटर इन सभी हथियारों को एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नियंत्रित करता है, जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी ने बनाया है। यह सेंटर सभी सिस्टम को एक साथ जोड़ता है और सटीक कार्रवाई सुनिश्चित करता है। आप इस प्लेलिस्ट से इस महीने के मैगजीन की सभी वीडियो देख सकते हैं। अग्नि 5। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में हुआ। SFC भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हिस्सा है, जो हमारे देश के सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियारों को संभालता है। यह मिसाइल इतनी खास है कि यह भारत की रक्षा शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। अग्नि 5 की खासियतें। क्या है अग्नि 5? यह एक न्यूक्लियर सक्षम सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका मतलब है कि यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जा सकती है। कैसे काम करती है? यह मिसाइल 3 चरणों वाले ठोस ईंधन इंजन से चलती है, जो इसे बहुत शक्तिशाली और तेज बनाता है। रेंज कितनी है? यह 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है, यानी यह भारत से बहुत दूर तक लक्ष्य को भेज सकती है। किसने बनाया इसे? DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। यह इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें भी बनाई गई हैं। खास विशेषता। अग्नि 5 में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल तकनीक है। इसका मतलब है कि यह एक साथ कई लक्ष्यों को अलग अलग निशाना बना सकती है। यह तकनीक केवल कुछ देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के पास है। भारत अब इस गिनती में शामिल हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक्सरसाइजेस इन न्यूज। स्लाइनेक्स 25 का समापन 18 अगस्त 2025 को कोलंबो के पश्चिमी समुद्र में हुआ। स्लाइनेक्स 25 भारत और श्रीलंका के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। स्लाइनेक्स 25 क्या है? स्लाइनेक्स यानी श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास एक द्विपक्षीय यानी भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसेना का अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। यह अभ्यास 14 से 18 अगस्त 2025 तक कोलंबो, श्रीलंका में हुआ। इस बार भारत की ओर से इंस राणा और इंस ज्योति ने हिस्सा लिया। श्रीलंका की ओर से SLNS गजबाहु और SLNS विजयबाहु शामिल हुए। साथ ही श्रीलंका वायुसेना के बेल 412 हेलीकॉप्टर और दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।